ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये लास्ट वाला जो है ना, यहाँ मतलब यहाँ तक आप इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। ये सब, ये जो सब है ना, ये सब ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब। ठीक है, मतलब जो हम रिफ्लेक्सेस कर रहे हैं ना, ये पेज सारा बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेज सारा बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से ये पेज नहीं इंपॉर्टेंट, सिर्फ ये चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बस ये, बाकी ये हमें कहानी डाली हुई है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, ये तो फिर है ही है ना। यहाँ से मेन आपका मतलब, कहने का मतलब है यहाँ से आपका मेन लेक्चर शुरू होता है, जो चैप्टर है ना रिफ्लेक्सेस वाला। ठीक है, लेकिन ये है कि मैं ये कहूंगा कि आप लोग इस पेज को भी अच्छा करना। ठीक है, और ये पेज को नहीं इम्पोर्टेंट। ठीक है, बिल्कुल नहीं इम्पोर्टेंट। यहाँ से ये तो फिर बातें आपको पता चल ही जाएंगी, यहाँ से इसकी जरूरत नहीं है, इसकी डिटेल में नहीं जाना। यहाँ से बस ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बाकी ये इसकी भी नहीं जरूरत, तो ये लिखा हुआ है, इसकी भी नहीं जरूरत। ये आपको चैप्टर 9 से ऑलरेडी हार्ट से सारी बातें पता है। ठीक है, तो ये कहने को एक चैप्टर है, लेकिन ओवरऑल उसमें बातें सिर्फ 2-3 पेजेस की हैं। ठीक है, तो अब जरा सुनना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ यहीं से काम शुरू करता हूँ। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। ठीक है जी, पहली बात तो ये है, नेगेटिव फीडबैक साइकिल इसमें होता है। नेगेटिव फीडबैक साइकिल का मतलब ये है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उसको कम करेगा, ज्यादा हो रहा है तो उसको कम करेगा, कम हो तो उसको ज्यादा करता है। ठीक है जी, आपकी बॉडी का सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा तेज जो प्रेशर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, जो सबसे पहले होता है, वो ये है। ठीक है, इवन हमने शब्द शॉक की सबसे पहली जब हमने स्ट्रेट पढ़ी थी ना, कि जिसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, जब शॉक होता है आपको, तो सबसे पहले कौन बचाने आता है? ये बचाने आता है, क्योंकि शॉक है ना, तो ब्लड ब्लड कम हो गया या फिर जो भी हुआ है। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट कम हुआ, आपका ब्लड कम हो गया, आपका बीपी सबसे पहले कम होता है, तो उसको बीपी को ठीक करने सबसे पहले कौन आता है? ये आता है। ठीक है जी, तो ठीक है, तो और इस चैप्टर को इंशाल्लाह सुनने के बाद आपका वो शौक वाला मजीद अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, और इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये ना सोचना कि वो नहीं सुना हुआ तो ये समझ नहीं आएगा। दोनों का कोई लिंक ही नहीं, मतलब लिंक तो है लेकिन ये अलग है। ठीक, अच्छा जी, क्या होता है, क्या बॉडी के अंदर बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है बैरो रिसेप्टर्स होते हैं और कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह कीमो रिसेप्टर्स पढ़ाए थे ना आप लोगों को, इस तरह से बॉडी के अंदर कीमो रिसेप्टर्स कब पढ़ाए थे? जब मैं टेस्ट को पढ़ा रहा था और मैंने बताया था। ठीक, ये जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, ये जनाब स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर जैसे ही ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो या कम हो, ये सेंस कर लेते हैं कि यार कि ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, फिर ये हायर सेंटर को मैसेज भेजते हैं, फिर वहां से सिग्नल आता है कि यार इसको ठीक किया जाए। मतलब आसान से ही बस ये बात है। ठीक है, कि बैरो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेंस सेंस करते हैं। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ से ऐसे नहीं, ये देखो, बल्कि चलो एक दफा यहाँ से देख ही लो एक दफा, पहले यहाँ से थोड़ी सी थ्योरी देख लो, फिर मैं डायग्राम से सही पूरा बताता हूँ। बैरोसेप्टर्स क्या हैं? वो नर्व एंडिंग्स हैं वॉल ऑफ आर्टरीज में। ठीक है, नर्व एंडिंग्स है बैरोसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर आपको पता है ना, वैसे भी नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि कहाँ पे मौजूद है? आर्टरीज में मौजूद है। जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इन पे स्ट्रेच पड़ती है, इनको पता चल जाता है। ठीक है, ये फिर सिग्नल भेजती है पीछे। ठीक है, किधर? सेंटर में। ठीक है ना, कंट्रोल सेंटर को। ये कहाँ पे मोस्ट अबंडेंट कहाँ पे है? कैरोटिड आर्टरी के अंदर। ठीक है ना, ये कैरोटिड साइनस के रीजन से थोड़ा ऊपर, और एओर्टिक आर्च के अंदर, इनके जरिए सिग्नल भेजती हैं। कहाँ पे भेजती हैं? न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस ऑफ मेडुला में। अब जरा बातें सुनो, अब वो जो उधर सारी इसने कहानी बताई है, मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। ये देखो एओर्टिक आर्च है ना, एओर्टिक आर्च के अंदर रिसेप्टर है, और दूसरा यहाँ पे ये कैरोटिड बॉडी के अंदर। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है आपके? बैरो रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, ये जैसे प्रेशर के अंदर कमी हो या ज्यादा हो, कम हो प्रेशर या ज्यादा हो, ये सेंस करते हैं और ये ऊपर सिग्नल भेज देते हैं। बस इतनी सी बात अभी तक हमने पढ़ी है, और ये इतने इससे ज्यादा तो हमें पहले ही पता है। क्या ख्याल है? क्योंकि इससे ज्यादा तो हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे हमें कि वैजो मोटर सेंटर को उन्होंने सिग्नल भेज देना है। हमने हम अपने शौक पर चैप्टर के अंदर भी सबसे पहले यही बातें पढ़ते रहे हैं कि बैरोसेप्टर्स होंगे, वो सेंस करेंगे, फिर वो सिग्नल भेजेंगे कंट्रोल सेंटर को, जो वैजो मोटर सेंटर होता है मेडुला के अंदर होता है। ठीक है, फिर वो आगे से सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस भेजता है, और आपके आगे वो काम करता है और प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो ये आज हमने प्रेशर, तो आज ये हमने बस प्रेशर को ही पढ़ना है। ये सारे रिफ्लेक्सेस का एक ही मकसद है कि आपके प्रेशर को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को। ठीक है,
उसमें अब हम सबसे पहले ये पढ़ रहे हैं कि ये प्रेशर को कंट्रोल करता है, प्रेशर ज्यादा हो तो कम, कम कम हो तो ज्यादा। ये क्लियर हो गया कि रोटेट यहाँ पे है और एओर्टिक आर्च के अंदर है, ठीक है जी। अच्छा एक और बात, यहाँ पे देखो ये जो करोटेड रीजन में जो है, करोटेड आर्टरी में जो है, ठीक है, ये हियरिंग नर्व्स के जरिए से ग्लॉसोफरेंजियल में सिग्नल भेजते हैं अपने सेंसी सिग्नल्स, और वो फिर आगे की तरफ लेके जा रहा है वैजोमोटर सेंटर में, ठीक है, वैजोमोटर सेंटर में, ठीक है। जबकि ये जो है एओर्टिक वाले, ये डायरेक्ट वेगस नर्व के जरिए, ये देख रहे हो वेगस नर्व है ना, ये डायरेक्ट वेगस नर्व के जरिए अपने सेंसेशंस भेज रहे हैं कि यार हमने ये नोट किया कि प्रेशर कम हो गया, ज्यादा हो गया। वेगस नर्व को कहते हैं वो जाकर उनको बताओ। क्या ये बातें आपको नहीं ऑलरेडी पता कि ये रिसेप्टर का क्या काम है? ऑब्वियसली इसने जो चीज सेंस की, इसने ऊपर भेजना तो है ना, ठीक है, फिर उसने जो भी ऑर्डर भेजना है वो एक अलग बात है, वो बात की कहानी है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि वैजोमोटर सेंटर को ये सिग्नल भेज रहा है, बैरो रिसेप्टर्स, ठीक है, यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे मौजूद है। चलो जी, और ये बस ये जो ग्लॉसोफरेंजियल है, ये आपकी क्रेनियल नर्व 9 है, और जो वेगस नर्व है क्रेनियल नर्व 10 है। तो इसको याद करने का तरीका ये है A10, जो एओर्टिक आर्च में जो मौजूद है, ठीक है। एओर्टिक बैरो रिसेप्टर जो है वो 10 A10, ठीक है, और ये जो है कैरोटिड आर्टरी में जो मौजूद है, असल में ये जो है ना, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी आगे फिर इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड होती है। तो यहाँ पे ये एक डायलेशन सी बनाती है, इसको कहते हैं साइनस। यहाँ पर कैरोटिड बॉडी है, इसके अंदर वो, ठीक है ना, तो यहाँ से ये सिग्नल जा रहे हैं, ठीक है। यहीं पर आपके इसी के अंदर ही आपके कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं, ये देखो, इसी कैरोटिड बॉडी के अंदर आपके कीमो रिसेप्टर्स भी हैं। जिस तरह से अभी हम बैरो रिसेप्टर पढ़ रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर बाद हम कीमो रिसेप्टर भी जाके पढ़ेंगे, वो भी इसी में ही होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, वो भी इसी कैरोटिड बॉडी के अंदर ही है। देख रहे हो कीमो रिसेप्टर, उनके भी वो भी यहीं पे ही पाए जाते हैं, एओर्टिक में और इधर, उनको तो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। कीमो रिसेप्टर्स सबसे पहले ये होता है कि पहले बैरो रिसेप्टर एक्ट करते हैं हाई प्रेशर पे, ठीक है। फिर जब प्रेशर मजीद रिड्यूस हो जाता है ना, फिर जाके बैरो रिसेप्टर जो होते हैं ना, वो उस टाइम पर जाके फिर वीक हो जाते हैं, फिर आपके कीमो रिसेप्टर सेंस करते हैं। बात समझ आई कि एक लेवल तक पहले, सबसे पहले कौन एक्ट करता है? बैरो रिसेप्टर, ठीक है, फिर उसके बाद जाके फिर कीमो रिसेप्टर एक्ट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको यहाँ से क्या पता चला? अभी तक आपको सिर्फ रिसेप्टर्स की लोकेशन पता चली कि वो कैरोटिड आर्टरी में है, ठीक है ना, वॉल ऑफ कैरोटिड आर्टरी में है, और दूसरा कहाँ पे? एओर्टिक आर्च में, ठीक है। और एक ग्लोसोफ्रिंजियल के जरिए अपने सिग्नल कहाँ पे भेज रहा है? ये न्यूक्लियस एक्टिव से। इसको छोड़ दो, इसको सिर्फ इतना सिर्फ समझो कि वैजोमोटर सेंटर है, बस जितना कि मैं बता रहा हूँ तरतीब से समझते जाओ, ठीक है। और जो एओर्टिक वाले हैं वो किस तरह से भेज रहे हैं? वेगस नर्व के जरिए। किधर भेज रहे हैं? वैजोमोटर सेंटर के पास। अभी तक मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ इतना देखा कि रिसेप्टर है और एक कंट्रोल सेंटर है वैजोमोटर, ठीक है। और नर्व किसके जरिए, कौन सी नर्व के जरिए कंट्रोल सेंटर को बताया जा रहा है, ये भी आपको पता चल गया और याद भी हो गया होगा, कि नहीं याद हुआ कि कहाँ पे पाए जाते हैं और कौन सी नर्व से जाते हैं? दिमाग खोलोगे तो इंशाल्लाह साथ साथ ही याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे बता रहा है कि दोनों के, ये जो दोनों रिसेप्टर है ना, एओर्टिक या कैरोटिड, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये कि पहले मतलब ये कि 50 से ऊपर जब प्रेशर होता है तब उस टाइम पे कैरोटिड वाले एक्ट करते हैं, ठीक है। और जनाब वाले जब 30 से, अब जब 30 का प्रेशर आ जाता है ना, तब जाकर एओर्टिक वाले एक्ट करते हैं। यानी कि उनके उनके काम में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ प्रेशर का एक फर्क है कि इस प्रेशर पर आके वो एक्ट करते हैं, उस प्रेशर पर वो एक्ट करते हैं। बात समझ आई? तो बाकी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बाकी ये है कि ये मतलब उसने एक एक ऑपरेटिंग रेंज बताई है कि 100 से अगर वो कम हो ना आपका प्रेशर, तो ये फिर फौरी फौरी ये एक्ट करते हैं बैरो रिसेप्टर्स, ठीक है। ठीक है, 100 से मतलब ये कि चेंज चूंज हो तो वो फिर ये एक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये एक बात इसने लिखी हुई है, इसमें ये कहता है कि ये बैरो रिसेप्टर इतने यानी कि रैपिड हैं कि इवन आपके सिस्टोल के दौरान प्रेशर ज्यादा होता है ना, ठीक है, तो उस टाइम पे भी ये एक्ट करते हैं। और डायस्टोल में प्रेशर कम होता है तो उस टाइम पे भी एक्ट करते हैं, यानी कि इतने एक्टिव हैं कि आपकी सिस्टोल और डायस्टोल को भी ये इवन डिटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। कि सिस्टोल के अंदर प्रेशर देखो ना, प्रेशर 100 से ऊपर गया है,
ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करेंगे। इसी तरह से मतलब उसमें ये एक्ट करेंगे ऐसे कि आपके प्रेशर को कम करें, मतलब उसमें भी ये एक्ट करते हैं। ये देख रहे हो, रिस्पॉन्ड रैपिडली टू चेंजिंग इन आर्टेरियल प्रेशर। इनफैक्ट वो ये कहता है कि वो उस टाइम पे भी एक्ट कर रहे होते हैं ड्यूरिंग सिस्टोल और डायस्टोल। फिर ये एक और बात लिखी है इनके बारे में, वो क्या बात लिखी है कि ये बैरोरिसेप्टर जो हैं ये रिस्पॉन्ड मच मोर टू चेंजिंग प्रेशर को ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, बजाय ये कि एक प्रेशर रुका हुआ है ना, मतलब सपोज एक प्रेशर है आपका 120 130 140 150 पे जा रहा है, उसको ज्यादा एक्ट करेंगे। ठीक है, रैपिडली चेंजिंग प्रेशर को देन टू स्टेशनरी प्रेशर। मतलब 150 पे प्रेशर रुका हुआ है ना, उसको इतना एक्ट नहीं करते उस पे, बल्कि उस पे ज्यादा एक्ट करते हैं जो चेंज हो रहा है चाहे वो बढ़ रहा हो चाहे वो कम हो रहा हो। इसी बात को इंशाल्लाह आगे सारे अगले टॉपिक में यही मैंने मेन बात बतानी है। ठीक है, यहाँ पे ये मेन बात बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो अभी बात की है ना मैंने कि चेंज वाली, ठीक है, वो बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अभी फिलहाल जो मैं ये बातें हैं ना जो सीक्वेंस है उससे चलता आ रहा हूँ। ठीक है, चलें जी, अब आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो गया कि बैरोरिसेप्टर क्या है, एटलीस्ट इतना पता चल गया कि बैरोरिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, कितनी किस्मों के होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे होते हैं, और ये प्रेशर को सेंस करते हैं, और ये वैजोमोटर सेंटर में सिग्नल भेजते हैं, और ये चेंजिंग प्रेशर को ज्यादा नोट करते हैं, और ये जो है ना ये इवन इतने रैपिड एक्ट कर रहे होते हैं कि ये सिस्टोल और डायस्टोल में भी ये जनाबे वाला उस प्रेशर को भी, हालांकि वो कोई इंक्रीज या डिक्रीज प्रेशर तो नहीं है, वो तो नॉर्मल बीटिंग है। ठीक है, उस दौरान भी इवन ये एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इतने का भी अभी तक हमें बातें पता चल गई। अच्छा जी, अब जरा और देखें जनाब ये क्या हुआ है इसमें। ठीक है, हम्म, अच्छा चलो अब जरा यहाँ पे आ जाओ, वैजोमोटर सेंटर का मैं आपको बता दूं पहले, क्योंकि अभी बात आ गई वैजोमोटर सेंटर की। तो आपका जो वैजोमोटर सेंटर है ना, इसमें 3 एरियाज होते हैं। ठीक है, एक होता है वैजो कंस्ट्रक्टर एरिया, ठीक है, एक एक होता है वैजो डायलेटर एरिया, एक होता है आपका सेंसरी एरिया। जो अभी मतलब हम वैजोमोटर सेंटर मतलब हम अभी हम बात कर रहे हैं कि बैरोरिसेप्टर जिनको सिग्नल भेजते हैं कि यार ये प्रेशर कम हो गया है ज्यादा हो गया है, वो आगे से क्या चीज है। मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने रिसेप्टर की मैंने अभी तक बातें कुछ बताई हैं, अभी पूरा नहीं बताया, थोड़ी सी बातें अभी तक हमने रिसेप्टर को देखा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं। अब हम आपको पता है 3 चीजें होती है ना, रिसेप्टर, ठीक है, फिर दूसरी चीज मेन चीज क्या है कंट्रोल सेंटर, फिर तीसरी चीज क्या है इफेक्टर। ठीक है, और ठीक है, फिर हमने ये भी देख लिया कि इंपल्स सेंसरी इंपल्स कैसे गई हैं, ग्लोसोफ्रिंजियल और वेगस के जरिए। अभी हम वो भी देखेंगे कि इंपल्स वापस किस किस तरह से आती हैं, जो इफरेंट ये जो आपके इफरेंट इंपल्सेस आती हैं वो कैसे आती हैं, अभी तक हमने उनको भी देखना है। तो मतलब अभी हम बात किसकी करने लगे हैं, कंट्रोल सेंटर की। तो उसके अंदर कौन कौन से एरिया, उसके अंदर वैसे कंस्ट्रक्टर एरिया भी है। ये कब एक्ट करेगा, बताओ बताओ बताओ। ये तब एक्ट करेगा जब प्रेशर क्या हुआ होगा, जब प्रेशर कम हुआ होगा तो ये क्या करेगा। मतलब सपोज जब आर्टेरियल प्रेशर कम हुआ है, सिग्नल आएगा कि यार वो आर्टेरियल प्रेशर ना कम है, इसके पास सिग्नल आएगा, ये क्या करेगा, ये वेजो कंस्ट्रक्शन करा देगा, इस तरह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सिंपल। अच्छा, फिर एक होता है आपका इसी के पास इसी का ये एरिया होता है वैसोडाइलेटर एरिया। ये क्या करता है, जब ब्लड प्रेशर आपका जब क्या हुआ होता है, जब बैरोसेप्टर भेजते हैं ना सर, वो ना ब्लड प्रेशर जो है ना वो आपका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ठीक है, आप ऑलरेडी 150 पे चल रहे हो, तो ये वैसोडाइलेटर एरिया करता है, और ये क्या करता है, वैसोडाइलेशन करा देता है। वैसोडाइलेशन होगी तो आपकी वैसोडाइलेशन से क्या है, समझो ना बात को, आपकी सारी जो ब्लड कैपिलरीज वगैरह है वो क्या हो, जो ब्लड वेजल्स हैं वो आपकी डायलेट होंगी, रेजिस्टेंस कम होगी, और आर्टेरियल प्रेशर कम हो जाएगा, बस इतनी सी बात। अच्छा, फिर एक तीसरा होता है सेंसरी एरिया। ये है वो देख रहे हो, न्यूक्लियस सेलेक्टर, न्यूक्लियस वो सॉलिड ट्रैक्टर सॉलिड सोलिटेरियस, और इवन हमने इस न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस को पहले भी एक जगह पढ़ा हुआ है, किसी को याद है, नहीं याद तो फिर रेस्पिरेटरी सेंटर पहले पढ़ना। ठीक है, अच्छा खैर, ये जनाबे वाला आपका ना वो बड़ा मेन है आपका, क्या नाम है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी इसका बड़ा मेन रोल है, यहाँ पे ये सेंसरी एरिया का, भला कैसे, वो जो इम्पल्सेस आई नहीं थी, इम्पल्सेस जो अभी हमने कहा कि
वेगस नर्व और ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व आती है, वो बेसिकली इसके पास आती है। अभी हमने वहां पे भी पढ़ा कि न्यूक्लियस सेलेक्टर सोलिटरस के पास आती है और उसको आके कहती है कि सर ये ना ये मसला था। तो इसलिए इसको सेंसरी एरिया कहा जा रहा है, क्योंकि सेंसरी पल्सेस भाग किसके पास आई हैं? न्यूक्लियस सेलेक्टर सोलिटरस के पास, सेंसरी एरिया के पास आई हैं। और उसको आके उन्होंने बताया कि यार वो ना या ब्लड प्रेशर कम है या ज्यादा है, मतलब इस हिसाब से। अच्छा ठीक है, मतलब वो कुछ भी आगे बताएंगी, लेकिन मैं काम करता हूँ कि मैं चीज को आसान रखने के लिए ज्यादा ये कंसिडर कर लेता हूँ कि ब्लड प्रेशर बड़ा है, मतलब एक बात कर लेते हैं। वैसे ये अक्सर लोग, क्योंकि बैरोसेप्टर को स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी कहा जाता है, तो अक्सर लोग यही समझते हैं कि स्ट्रेच रिसेप्टर इवन, ठीक है ना, कि ब्लड प्रेशर बढ़ने को ये नोट करते हैं, मतलब हालांकि ये बिल्कुल बात गलत है, वो दोनों चीजें नोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब बात आपको थोड़ा फ्लो चार्ट बन रहा है कि वो किसके पास आए हैं, इसके पास आए हैं। अब सवाल आता है कि इधर और उधर फिर कैसे पता चलेगा कि वैल्यू रिलेशन करनी है, या मतलब इसका और उसका फिर क्या रोल है, तो ये सवाल तो आता है ना, ठीक है, कि वो जो आई इसके पास हैं, ठीक है। तो वो जब इसके पास आती हैं, फिर ये अगले आउटपुट सिग्नल सेंड करता है किसको, ठीक है ना। इसके फिर जो सिग्नल्स होते हैं वो फिर एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं वेजोडाइलेटर और वेजो कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। इसकी और उसकी एक्टिविटी, मतलब ये डिसाइड करता है कि क्या करना है। ये फिर आगे से हेल्प करता है कि तुम दोनों में से किसने एक्टिव होना है। मसलन इसके पास इंपल्सेस आई, उन्होंने आगे कहा कि यार वो आ, वो काम हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। तो ये फिर क्या करेगा, ये कहेगा वेजोडाइलेटर तुम एक्टिव हो जाओ, वेजोडाइलेटर को एक्टिव कर देगा और किसको ऑफ कर देगा, इसको ऑफ कर देगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है, इसको ऑफ करना तो जरूरी। इतने बात चल गया आप लोगों को कि क्या है, अब आपको समझ लग गया। इसके बाद आउटपुट सिग्नल्स help to control activities of both vasoconstrictor vasodilator areas, ठीक है ना। तो thus providing reflex control of respiratory functions। तो मेनली रिफ्लेक्स कंट्रोल, मतलब है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो ये रिफ्लेक्स कंट्रोल कर रहा है उसका, ठीक है, उसकी वेजोडाइलेशन या वेजो कंस्ट्रक्शन करके, ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, एक और बात, ये देखो वेजोडाइलेटर एरिया क्या है। वेजोडाइलेटर एरिया जनाबे वाला आपका जो है ना, ठीक है, ये थोड़ी सी चलो एक दो और बातें आप लोगों को बता देता हूँ, इसकी इतनी जरूरत नहीं थी। जो वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया है ना, ये अपर अपर मेडुला के अंदर होता है, और जो वेजो डायलेटर एरिया वो लोअर मेडुला के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, ये इतनी बात चल गई। फिर एक और बात देख लो कि वेजो डायलेटर एरिया जो है वो क्या करता है, वो प्रोजेक्ट अपवर्ड जाता है टू टू द वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया, दे इनहिबिट द वेजो कंस्ट्रक्टर एक्टिविटी ऑफ दिस एरिया, थस काजिंग वेजो डायलेशन। अब इस बात को समझो जरा, ये देखो, ये आपका मेडुला के अपर अपर रीजन में कौन है, वेजो वेजो कंस्ट्रक्टर, वेजो कंस्ट्रक्टर। नीचे कौन है, अभी हमने पढ़ा ना, लोअर लोअर में कौन है, वेजो डायलेटर। वो कहता है इस ये ऊपर की तरफ जब ये एक्टिव होता है ना, ये ऊपर की तरफ जाता है और जाकर उसको इनहिबिट करता है। जब वेजो 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 कंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली वेजो डायलेशन होगी। बात समझ आई कि वेजो डायलेशन कैसे होती है। वेजो डायलेशन बेसिकली, ये वेजो डायलेशन को समझो अंधेरा है, अंधेरा, ठीक है। अंधेरा कैसे होता है, लाइट को बंद कर दो बस। तो वेजो डायलेशन क्या है कि वो उसको जाके इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। बात समझ आ गई मेरी। ये देखो कि वेजोडाइलेटर एरिया जो है वो लोअर हाफ में है, वो क्या करता है, अपने न्यूरॉन्स को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करता है वेजो कंस्ट्रक्टर में और उसको इनहिबिट करता है, और इस तरह से वेजोडाइलेशन होती है। अब आपको समझ आ गई थोड़ी तरीके। चलो जी, अब मुझे बताओ थोड़ी और समझ आई कि क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपको वेजो मोटर सेंटर का पता चला। ये वेजो मोटर सेंटर जो है उसके तीन हिस्से हैं, वेजो कंस्ट्रक्टर, वेजो डायलेटर और सेंसरी एरिया, ठीक है, इतनी बातें चल गई हमें। अच्छा, फिर हमें जो वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया है उसका क्या पता चला, ठीक है, कि वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है, ठीक है जी, अपर अपर मेडुला में ये मौजूद है, ठीक है। फिर उसका नाम क्या, वेजो डायलेटर एरिया है, ठीक है। फिर सेंसरी एरिया है, इम्पल्स इसके पास आनी है वेगस नर्व से या ग्लॉसोफ्रिंजियल से, ठीक है। किस चीज की इम्पल्स, जो बैरोरिसेप्टर्स ने भेजी है, सेंसरी इम्पल्स इसके पास आएंगी। फिर ये आगे से हेल्प करेगा कि वेजो डायलेटर ने काम करना है या वेजो कंस्ट्रक्टर ने, ठीक है। अगर वेजो डायलेटर ने एक्ट करना है तो वो जाके किस पे एक्ट करता है, वेजो वेजो कंस्ट्रक्टर पर उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, आपकी ब्लड प्रेशर जो बड़ा था वो रिड्यूस हो जाता है। चलो जी, इतने पता चल गया अभी फिलहाल। चलो जी, अब ये देखो, अब यहाँ पे देखो
कि ये इन इम्पल्सेस ने, ये देखो बैरोरेसेप्टर के सिग्नल कहाँ पे आए, सेलेक्टर स्टोरेज यानी कि सेंसरी एरिया में, और फिर सेंसरी एरिया से सेकेंडरी सिग्नल गए कहाँ पे कि यार कि उसका नाम क्या, वेजो कंस्ट्रक्टर को रोको और एक्साइड किसको करो, एक्साइड करो आप वेगल पैरासिम्पैथेटिक सेंटर को, ठीक है ना। चलो मतलब ये है कि इसने किया, अब बात समझ आ गई कि ये किसके पास आए हैं, और फिर उसने आगे से क्या किया है, उसने आगे से आपके वेजो कंस्ट्रक्टर को इनहिबिट किया है, और एक्साइड किसको किया है, एक्साइड उसने किया आपके वेगल पैरासिम्पैथेटिक को। चलो अब मैं ये आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक भी पहले क्लियर कर लूं, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें जी, वैसे आप लोगों को सारी बातें पता है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक की, जो हमने अपने चैप्टर 9 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपैथेटिक इनर्वेशन जो होती है वो क्या करती है। ये देखो, वो आपके हार्ट रेट को बढ़ाती है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है, क्योंकि ये साइनस नोड वगैरह को भी मिल रही होती है। साइनस नोड हार्ट रेट बढ़ाता है, और ये वेंट्रिकल, और ये दूसरा क्या होता है, दूसरा ये वेंट्रिकल्स वगैरह को भी इसकी सप्लाई होती है, तो इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी उसकी इनहांस करती है, यानी कि ये हार्ट रेट और कंट्रैक्टिलिटी सिंपैथेटिक इनर्वेशन दोनों पे काम करती है। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक होती है वो सिर्फ क्या कर रही होती है, वो ज्यादा काम, ये देखो, वो ज्यादा बेसिकली वो हार्ट रेट को कम कर रही होती है वेगस नर्व के जरिए ना। पैरासिम्पैथेटिक जो स्टिमुलेशन होती है वो वेगस नर्व के जरिए आपके एस नोड को तो स्लो कर रही होती है, क्योंकि एस नोड को तो पैरासिम्पैथेटिक होती है, ठीक है। लेकिन ये है कि आपके हार्ट के मसल्स को नहीं इतनी सप्लाई होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका ज्यादा इफेक्ट जो होता है वो हार्ट रेट पे तो होता है, लेकिन ये है कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे इतना इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, इनका अब आपको पता चल गया, ठीक है, कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो हैं उनका क्या काम है। तो इस तरह से अब आप मुझे बताओ कि सिंपैथेटिक जो है, ठीक है ना, ये सिंपैथेटिक क्या करता है, आपका हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, वो बेसिकली हार्ट रेट को कम करता है, ठीक है। यहां से देखो, यहां से देखो, ये आपका है ना सिंपैथेटिक, ये सिंपैथेटिक चेन है ना, सिंपैथेटिक चेन। यहां से देखो कि ये वेंट्रिकल्स को भी सप्लाई कर रहा है, और दूसरा चेक करो कि ये देखो एस नोड को भी कर रहा है, एस नोड को भी कर रहा है, ठीक है ना। तो और जबकि इसको देखो, ये आ रही है आपकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये सिर्फ किसको आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एस नोड को आ रही है, यानी कि वेगस नर्व के जरिए से पैरासिम्पैथेटिक जो सप्लाई होती है, ठीक है, वो सिर्फ आपके हार्ट रेट को कम कम कर रही होती है। जबकि जो आपकी सिंपैथेटिक सप्लाई है वो इधर भी आ रही है और इधर भी आ रही है, यानी कि वो आपके हार्ट रेट को भी बढ़ाती है और आपके कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी बढ़ाती है, ठीक है जी। इतनी बात भी आप लोगों को पता चलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, फिर एक और बात भी देख लें कि जो आप जो सिंपैथेटिक है ना, सिंपैथेटिक, ठीक है, फिर इसका और भी काम क्या होता है, ये जो सिंपैथेटिक सप्लाई है, इसका और काम ये होता है कि इसने सिंपैथेटिक ने आपकी वेजो कंस्ट्रक्शन भी करानी है। कितने क्या करानी है, सिंपैथेटिक सप्लाई ने आपकी वेजो कंस्ट्रक्शन भी करानी है। ये भी बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बड़ी दफा कि जब ब्लड प्रेशर बड़ा होता है, ठीक है, तो वो वेजो मोटर सेंटर क्या करता है, वेजोमोटर सिंपैथेटिक सप्लाई को कम करता है। सिंपैथेटिक सप्लाई को कम क्यों करता है, सिंपैथेटिक सप्लाई को इसलिए कम करता है कि आपका जो है ना वो वेजो कंस्ट्रक्शन खत्म हो सके। हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं ना कि वेजो कंस्ट्रक्शन को कम करने की, क्योंकि सिंपैथेटिक सप्लाई जो जा रही होती है वो क्या करती है, वो बेसिकली वेजो कंस्ट्रक्शन करती है। तो जब आपका आपका जो सिंपैथेटिक सप्लाई है वो क्या करती है, वेजो कंस्ट्रक्शन करती है। ये बात मैं आपको शॉक में पढ़ा चुका हूँ। अब मेरी बात सुनो, जब एट्रियल प्रेशर कम है तब वेजो मोटर सेंटर को सिग्नल गया, वो आगे से क्या करता है, वो आगे सिंपैथेटिक सप्लाई बढ़ा देता है ताकि वेजो कंस्ट्रक्शन हो, और क्या हो जाए आपका वेजो कंस्ट्रक्शन, और आपका एट्रियल प्रेशर बढ़ जाए, जो कम हुआ था वो बढ़ जाए, ठीक है। तो जब लेकिन जब आपका एट्रियल प्रेशर बड़ा होता है, जब एट्रियल प्रेशर क्या होता है, बड़ा होता है, तब क्या होता है, तब वो आपकी सिंपैथेटिक सप्लाई को रोकता है, सिंपैथेटिक सप्लाई को रोकता है ताकि वेजो कंस्ट्रक्शन ना हो, ताकि क्या हो, वेजो डायलेशन हो। जब वेजो डायलेशन होती है तो वो उससे क्या होगा, आपका वो जो ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है
ठीक है ना, वो कम हो जाएगा क्योंकि वेज़ोडाइलेशन हो गई है। तो बात अब फाइनल बात ये है कि सिम्पैथेटिक सप्लाई ने आपका क्या करना है, आपकी वेज़ोकंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है? तो जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ा होना है तो हमने वेज़ोडाइलेशन कराने के लिए सिम्पैथेटिक सप्लाई को रोकना है। अब ज़रा यहाँ पे देखें ज़रा। अब ये देखें सेकेंडरी सिग्नल जो गए, ठीक है? उन्होंने क्या किया, वेज़ोमोटर सेंटर को इनहिबिट किया, यानी कि उन्होंने बेसिकली उन्होंने क्या किया, सिम्पैथेटिक सप्लाई को रोका, ठीक है ना? कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये जो वेज़ो कंस्ट्रक्टर रीजन है, इसने आगे से क्या करना था? इसने आगे से सिम्पैथेटिक सप्लाई भेजनी थी और जाके सिम्पैथेटिक सप्लाई के ज़रिए से इसने वेज़ो कंस्ट्रक्शन करानी थी। ये जो वेज़ो कंस्ट्रक्टर है ना आपका वेज़ो मोटर सेंटर का, ये आगे से क्या करता है? ये आगे से सिम्पैथेटिक फाइबर्स के ज़रिए से वेज़ो कंस्ट्रक्शन कराता है। तो सेंसरी एरिया ने कहा यार वेज़ो पीछे से वेज़ो कंस्ट्रक्टर रीजन को ही रोक दो ताकि आगे से सिम्पैथेटिक सप्लाई जाके वेज़ो कंस्ट्रक्शन ना कराए, ठीक है? तो और फिर इसने क्या किया, इसने एक्साइट कर दिया पैरासिम्पैथेटिक सेंटर को। पैरासिम्पैथेटिक सेंटर जब होता है एक्साइट, तो उससे क्या होता है? अभी बताया मैंने, हार्ट रेट कम हो गया। अभी बताया ना, ठीक है? कि हार्ट रेट क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है? हार्ट रेट क्या हो गया आपका? कम हो गया। ये पैरासिम्पैथेटिक की वजह से हुआ है और ये वेज़ोडाइलेशन किस वजह से हुई है? क्योंकि आपने उसको रोक दिया है, इस सिम्पैथेटिक वाले को, इसको रोक दिया है। इस बात समझ आ रही है मेरी कि इसको रोका है तो क्या होगा? वेज़ो कंस्ट्रक्शन जो रुक गया है, वेज़ो कंस्ट्रक्टर सेंटर जो रुक गया है, तो ठीक है ना? यार मेरी बात सुनो, प्लीज़ मेरी बात को आराम से सुन लो। देखो बैरोरेसेप्टर से प्रेशर समझ लो आपका बढ़ा है, ठीक है? सिग्नल किसको आगे पता चला? सेंसरी एरिया को। अब मैंने आपको क्या बताया कि सेंसरी एरिया ने क्या करना है? जब ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, तो सेंसरी एरिया ने इसने कहा कि वेज़ोडाइलेटर तुम जीत गए हो। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तुम जीत गए हो वेज़ोडाइलेटर एरिया को, वेज़ोमोटर सेंटर के। आगे से डायलेटर एरिया ने क्या किया? डायलेटर एरिया ने जाके वेज़ो कंस्ट्रक्टर एरिया को रोक दिया। ये देखो रुक गया। अब वेज़ो कंस्ट्रक्टर एरिया रुक गया। अब मुझे बताओ वेज़ो कंस्ट्रक्टर से क्या निकलनी थी? सिम्पैथेटिक सप्लाई जानी थी जिसने वेज़ो कंस्ट्रक्शन करानी थी। वो नहीं जा रही। वो नहीं जा रही तो क्या होगी? वेज़ोडाइलेशन होगी क्योंकि वेज़ोडाइलेटर एरिया जीत गया था। तो ये देखो वेज़ोडाइलेशन हो गई। वेज़ोडाइलेशन हमने क्यों कराई है? तो क्योंकि हमारा बीपी बढ़ा हुआ है। ठीक है? तो हमने वेज़ोडाइलेशन करा ली। फिर ऊपर से क्या हुआ कि सिम्पैथेटिक सेंटर को हमने बंद किया ना, तो पैरासिम्पैथेटिक सेंटर को हमने ऑन किया। ये देख रहे हो पैरासिम्पैथेटिक जो वेगस नर्व के ज़रिए आ रहा है, वो ऑन हुआ। उसने क्या किया? उसने हार्ट रेट भी कम किया। उसने अब यानी कि वेज़ोडाइलेशन भी हो गई है और हार्ट रेट भी कम हो गया। ठीक है? जब हार्ट रेट कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा। जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो बताओ क्या होगा? कार्डियक आउटपुट यानी कि ब्लड जा ही कम रहा है, तो उससे आपकी क्या होगा? आपका आर्टेरियल प्रेशर कम होगा। क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम है ना, इसी तरह से जब वेज़ोडाइलेशन होगी तो उससे क्या होगा? आर्टेरियल रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है? आपने वेज़र को ज़्यादा खोल दिया, उससे क्या होगा? फिर आर्टेरियल प्रेशर कम होगा, तो इन द एंड आपका आर्टेरियल प्रेशर कम हो गया। इन द एंड क्या हो गया? आपका आर्टेरियल प्रेशर कम हो गया बस।